वृंदा ने एक बार फिर गौर से तस्वीर को देखा। जिस मजबूत किले में वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी, उसी किले की दीवारें एक एक करके गिरती जा रही थी। यह उसके पति मनोज की तस्वीर थी। वृंदा को लगा जैसे जमीन पर पड़ा सारा का सारा कांच उसके सीने में धंस गया है। एक्सक्यूज मी, आप वृंदा है ना? पीछे से अपना नाम सुनकर वृंदा ने पलट कर देखा। एक पल पहचानने की कोशिश के बाद अनायास ही वृंदा के मुंह से निकल पड़ा, अरे शैली, तुम कैसी हो? थैंक गॉड, मैंने सही पहचाना। पहले तो मैं डर रही थी कि कहीं कोई और न हो, लेकिन तुम्हें इतने दिनों बाद देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। कितने अरसे बाद मिल रहे हैं ना हम। तुम कब आई यहाँ? कुछ दिन हुए हैं यहाँ आए। आजकल बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं ना, इसीलिए सोचा कि कुछ दिन माँ बाबू जी के साथ बिता लूँ। अच्छा ठीक है, आज से मैं ज़रा जल्दी में हूँ। तुम्हें जब भी समय मिले घर जरूर आना। आराम से बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। ये रहा मेरा कार्ड। सैली ने अपना विजिटिंग कार्ड वृंदा के हाथ में थमाते हुए कहा और फिर वृंदा के आने का वायदा लेकर डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर निकल गई। वृंदा बच्चों की स्कूल की छुट्टियों के लिए अपने मायके आई थी। बच्चों को ही कुछ सामान खरीदने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर तक चली आई थी और यहाँ उसकी मुलाकात अचानक ही सैली से हो गई। घर आने के बाद भी वृंदा का दिमाग में सैली ही घूम रही थी। वृंदा और सैली एक ही मोहल्ले में रहती थी। सैली के पिता आर्मी में थे, उन्हें दूर दराज के इलाकों में रहना पड़ता था, इसीलिए सैली को उसकी बुआ के पास पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। गौरी चिट्ठी खूबसूरत सैली शौक मिजाज की और स्वच्छंद विचारों वाली लड़की थी। उसका गठीला बदन, बड़ी बड़ी आंखें आसमानी से किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। बात बात पर ठहाका लगाकर हंस पड़ती। हंसते हुए गालों में गड्ढे पड़ते तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती। उसकी सुंदरता और आधुनिक पहनावे के कारण सैली मोहल्ले की दूसरी लड़कियों से हमेशा ही अलग सी दिखती थी। सैली कभी सलवार कमीज पहनती, दुपट्टा गले में झूलता हुआ मानो रस्म ही पूरी करता। छोटी मिड्डी, ऊंची सैंडल पहनकर इतना अदा से चलती थी कि देखने वालों को दिल दहलने आ जाते। कॉलेज जाना हो या कहीं और, इतना सज धज कर निकलती जैसे किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही हो। कॉलेज जाते समय नुक्कड़ पर मनचलों का जमावड़ा ही लग जाता। अपने ऊपर कसने वाले फिक्रों से परेशान होने की जगह सैली इस तरह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती जैसे उसे किसी बड़ी उपाधि से नवाजा गया हो। मोहल्ले में वह चालू लड़की के रूप में पहचानी जाने लगी थी। खुद को इज्जतदार कहने वाले घरों में अपने परिवार की लड़कियों पर सैली से मिलने जुलने, बातचीत करने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि उन्हें सैली की संगति में अपना मान सम्मान खतरे में दिखाई देने लगी थी। वृंदा को भी सैली से मिलने जुलने की मनाही थी, लेकिन दोनों के कॉलेज रास्ते में एक होने के वजह से अक्सर दोनों की बातें हो जाती थी। एक दिन सैली का अच्छा मूड देखकर वृंदा पूछ ही बैठी, तुम जानती हो शैली, तुम्हें लेकर लोग किस तरह की बातें करते हैं? जानती हूँ यार, मुझे सब मालूम है। मोहल्ले वाले जलते हैं, इसीलिए अनाप शनाप बोलते रहते हैं, बट आई डोंट केयर। लेकिन सैली, छोड़ो वृंदा, सैली ने उकसाते हुए स्वर में कहा, लोगों की चिंता करके मैं इस उम्र में बूढ़ी दिखना नहीं चाहती, और तू भी लोगों की परवाह जरा भी कम क्या कर, नहीं तो फेयर लेडी की तरह ओल्ड लेडी लगेगी। फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ी। मोहल्ले की लड़कियों के लिए अछूत बन चुकी सैली उन तमाम लड़कों का आकर्षण का केंद्र थी जिन्हें दिन भर मटर गश्ती करने के अलावा कुछ काम न था। सैली के नए नए प्रेम के किस्से मोहल्ले में हवाओं की तरह गूंजते रहते, जिसमें अधिकतर सच्चाई कम ही होती और मनगढ़ंत किस्से ज़्यादा। उन्हें फैलने वाले लोग भी वही होते जिन्हें वह नज़र उठाकर देखती भी नहीं थी। बीए करने के बाद कॉलेज बंद होने से वृंदा का शैली से मिलना जुलना बंद हो गया था। फिर एक दिन सुनने में आया कि सैली किसी के साथ भाग गई है। उसके बाद फिर कभी उसकी खबर नहीं मिली थी। इधर वृंदा के पिताजी वृंदा के विवाह के लिए भागदौड़ कर रहे थे कि काफ़ी दौड़ धूप
के बाद वृंदा का विवाह मनोज से हो गया। मनोज की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नई नई नियुक्ति हुई थी और दूसरे शहर में कार्यरत थे। शादी के कुछ समय बाद वृंदा भी मनोज के पास चली गई थी कि अब तक वृंदा 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन चुकी थी। इतने वर्षों बाद अचानक शैली को देखकर वृंदा के मन में उसके बारे में जानने की चाह जाग उठी थी। इतना वक्त बीतने पर भी शैली की लेस मात्र परिवर्तन नहीं आया था। वही बोलती सी आंखें, वही मादक मुस्कान, वही छरहरी काया। सहेली की सूनी मांग देखकर इतना तो वो समझ गई थी कि सहेली को शादी नहीं की। अचानक ही वह इतनी तुलना शैली से करने लगी। साधारण रंग रूप होने के बावजूद वह खुद को शैली से ज़्यादा श्रेष्ठ समझती थी। वह सुखी व्यवहारिक जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पति मनोज उसे बहुत प्यार करते। उनका प्यार उसे एक मजबूत किले के समान लगता था, जिसके साए में वह अपने बच्चों के साथ सुरक्षित महसूस करती थी। जहाँ एक और उसके पास मनोज जैसे प्यार करने वाले पति थे, 2 फूल से बच्चे उसके जीवन की बगिया को महका रहे थे। वहीं दूसरी ओर शैली के जीवन की रिक्तता उसे साफ नजर आ रही थी। उसे सहेली के साथ हमदर्दी होने लगी थी। एक दिन शाम को माँ ने से सहेली के यहाँ जाने का बहाना बनाकर वृंदा सहेली के घर जाने के लिए निकल पड़ी। महानगर की भीड़ भाड़ से दूर समुद्र के किनारे पौष कॉलोनी में सहेली का फ्लैट था। उसके घर वृंदा का आया हुआ देखकर सहेली प्रसन्नता से खिल उठी। आओ वृंदा, मैं तो समझी थी कि तुम नहीं आओगी। आती कैसे नहीं, तुमने मिलने इतने मन से जो कहा था। कैसी हो तुम, कैसी दिख रही हूँ? सहेली हल्के से मुस्कुरा उठी। एक लंबे अरसे के बाद दोनों को आराम से बैठकर बातें करने का मौका मिला था। काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रही। सहेली को मूड को देखकर वृंदा पूछ ही बैठी, एक बात पूछो सहेली, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ बोलो ना। तुमने तो अपने दोस्त के लिए घर छोड़ दिया था ना, क्या वो बेवफा निकला? शादी नहीं की उसने? वृंदा जैसे ही सहेली की दुखती रग पे छेड़ दिया था, वह फीकी सी मुस्कान सहेली के होठों पर तैर गई। नहीं यार, वो तो बेवफा नहीं है। वह तो चाहता था शादी करना, लेकिन उसके माँ बाप ने पैसों के चक्कर में कोई और लड़की उसके गले बांध दी। लेकिन तुमने क्या मिला? सिर्फ बदनामी। वो तो अपनी पत्नी के साथ मज़े में रह रहा होगा और यहाँ तुम अकेली ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो। सबकी किस्मत सब कुछ नहीं होता वृंदा, सैली ने मायूसी से कहा। मनु ने शादी जरूर कर ली है, लेकिन उसका प्यार आज भी मेरा है। वह अपनी बीवी के पास होकर भी उसके पास नहीं है। तुम अब भी उसके प्यार का दम भरती हो शैली? वृंदा ने थोड़े आश्चर्य से कहा। अगर वह तुमसे सच में प्यार करता तो सारे जमाने को ठुकरा कर तुम्हें अपना बना लेता। वह उसकी मजबूरी थी वृंदा, सैली ने मनु का पक्ष लेते हुए कहा। मनु अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। मुझसे इतनी दूर रहकर भी मेरी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखता है। यह फ्लैट भी उसी ने दिया है। महीने में एक बार मेरे पास ज़रूर आता है। बाकी दिनों में उसके फिर से आने के इंतज़ार में काट देती हूँ। सैली की आवाज़ में दीवानगी सी झलकने लगी थी। तुम कुछ भी कहो सैली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम इसके चक्कर में नहीं पड़ती तो आज बेहतर ज़िंदगी बसर कर रही होती? अब जाने दो वृंदा, सैली ने थकी सी आवाज़ में कहा। फिर शायराना अंदाज में किसी अनाप शनाप शायर के शेर कह उठी। कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, अब नेक बनेंगे तो खता कौन करेगा? फिर कुछ सोचकर बोली, वृंदा तुम देखना चाहोगी उसे? फिर वृंदा ने जवाब का इंतजार किए बिना ही तेजी से दूसरे कमरे में जाते हुए बोली, तुम उठो वृंदा, मैं अभी आती हूँ। कुछ पलों बाद अचानक छन से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई। वृंदा अचानक लगभग दौड़ते हुए दूसरे कमरे में गई। शैली फर्श पर अपना पाँव पकड़े बैठी थी। पास ही एक स्टूल उल्टा पड़ा हुआ था, साथ ही कांच के टुकड़े और एक फ़ोटो। शायद उसने स्टूल पर चढ़कर फ़ोटो उतारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वह फ़ोटो समेत नीचे गिर गई थी। शैली, ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सारा शीशा टूट गया। देख जरा, फ़ोटो तो ठीक है ना? वृंदा ने आगे बढ़कर धीरे से फ़ोटो को उठाया। फ़ोटो पर नज़र पड़ते ही ने के बाद तो जैसे वह
फलक झपकना ही भूल गई। उससे लगा जैसे उसके कानों के पास बम फूट रहे हों। सहेली कुछ कह रही थी, पर वह क्या कह रही थी यह कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। ये वृंदा के मुंह से बस इतना ही निकल पाया, हाँ यही है मेरी ज़िंदगी, मेरा प्यार, मेरा मन्नू। वृंदा ने एक बार फिर गौर से तस्वीर को देखा। जिस मजबूत किले में वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी, उसी किले की दीवारें एक एक करके गिरती जा रही थी। यह उसके पति मनोज की तस्वीर थी। वृंदा को लगा जैसे जमीन पर पड़ा सारा का सारा कांच उसके सीने में धंस गया है। वृंदा ने एक गहरी नज़र सैली पर डाली। वह दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश कर रही थी। बाहर सूरज समुंदर से उतरने की तैयारी कर रहा था। उसकी लाल रोशनी सारे समुंदर की भी लाल किए हुए थी। वृंदा को लगा शायद कुछ कांच के टुकड़े समुद्र के सीने में भी पार हो गए हैं। वह बस पागलों की तरह उस फोटो को देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बस कुछ देर बाद उसने बातें करने की वह घर से निकल आई। अब उसे अपने घर जाने के लिए कदम भी भारी नजर आ रहे थे। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह जिस पति के लिए कुछ भी कर सकती थी, उसने उसके साथ क्या किया था, वह यह अब समझ ही नहीं पा रही थी। बस सोचते हुए चली जा रही थी कि अब वह क्या करे। जहाँ वह अपने पति और बच्चों पर इठलाती थी, आज वह सब चीज़ें उसे बेकार नज़र आ रही थी। मनोज ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, वह उसे एक बार बता सकता था। बस यही सब विचार उसके मन में चल रहे थे। गलती मनोज की है या फिर सैली की, मैं ये समझ नहीं पा रही थी। दोस्तों, आप मुझे बता सकते हैं कि अब मैं अपने लिए क्या फ़ैसला लूँ? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें गलती किसकी है और आप मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि सैली ने अपना पूरा जीवन सिर्फ़ मनोज की साथ के लिए गुज़ार दिया था और इन सब के लिए उसने बहुत बदनामियाँ सही थी। फिर भी वह उसके साथ थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ?